आज पहले चरण का चुनावी रण का आगाज हो चुका है। इस पर हम लगातार चर्चा और नजर बनाए हुए हैं। चर्चा भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। खास मेहमानों की अगर बात करें, हमारे साथ बीजेपी के संजय कटियार जी पहले से हमारे साथ मौजूद हैं और इसमें दो खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए हैं, जिसमें बंटी यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं सपा से, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए अवनीश सलूजा जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी दोनों मेहमानों का खास तौर से स्वागत है। आज की चर्चा में लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। प्रथम चरण का आगाज हो चुका है और बात अगर हम करें कांग्रेस और सपा की, तो इस बार दोनों का गठबंधन एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है 8 लोकसभा चुनाव जो चल रहे हैं, जो सीटों पर चल रहे हैं, उस पर क्या कुछ तस्वीरें होने वाली हैं? क्योंकि अभी तक जो वोट प्रतिशत है वो महज 20% से थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है। अवनीश जी। गर्म है और लोग धीरे धीरे जो है इसमें जो है आएंगे और चुनाव के इस पर्व में शामिल तो होंगे ही, लेकिन लोगों में उत्साह कम का एक कारण जारी है और इसको लेके लोग बहुत, जिस सरकार ने जो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, तमाम लोगों को दिमाग में भर दिया था कि मैं समय होगा लंच के बाद का लोग जो है आएंगे तो जी बंटी जी, अगर हम बात कर लेते हैं इन चुनावों की, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबसे बड़ी नज़र इन 8 जो लोकसभा सीट हैं उनमें सबसे बड़ी नज़र जो है वो कैराना पे है खास तौर से, और दूसरी तरफ रामपुर पे है, और ख़ास तौर से एक और जगह है वो है मुजफ्फरनगर। क्योंकि मुजफ्फरनगर में अगर तस्वीरों की बात करें बंटी जी, तो वहाँ पर इस समय सपा प्रत्याशी जो हैं उन्होंने आरोप सीधे सीधे लगाया है बीजेपी के एजेंटों पर कि वहाँ पर लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है और जैसा कि मीडिया के माध्यम से और वहाँ की कुछ हम लोगों को अपनी जानकारी के आधार पर ये ज्ञात हो रहा है कि लोगों को सरकार के प्रति उदासीनता है, जिसको लोग के लेकर वोट प्रतिशत कम पड़ रहा है। और जहाँ तक वोट पड़ भी रहा है, जो सरकार के खिलाफ वोट डालने लोग आ रहे हैं, अभी हमने आपके चैनल में भी देखा, कई चैनलों में भी देखा, जहाँ मुस्लिम मतदाता हैं, महिलाएं हैं, उनके साथ तरीके से कहीं पर्दा नशीन होती हैं, पर्दा उठा के दिखाओ और ये पहचान पत्र लाओ, ये कागज लाओ, नहीं तो वोट नहीं डालने दिया जा रहा। नहीं तो क्या बंटी जी, अगर ये बताइए पर्दा नशी है, नहीं पर्दा नशी हैं, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि पर्दा नशी है तो वो बुर्खा अगर डाल के, पर्दा डाल के अगर वो जा रही है, तो क्या अपना जो प्रशासन है वो अपने तरीके से निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी नहीं करेगा? हो सकता है कि मतदाता कोई और हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पर जो दिख रहा है टीवी चैनलों में जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि उनको डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, वोट डालने से रोका जा रहा है, जिसको लेके वहां के प्रत्याशी ने अपनी आपत्ति चुनाव आयोग में दर्ज कराई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया के ही लोग कह रहे हैं और आप मीडिया के लोग हैं, आप अपने संवाददाताओं से पता करा सकते हैं इस बात को। अच्छा, जिस तरीके से इस बार हम बात करें अगर थोड़ा सा चुनावों को लेके, मुद्दों को लेके, तो आपको लगता है कि इस बार बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं हैं सिवाय राम मंदिर के, या फिर देखा जाए तो सनातन धर्म के कुछ मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं वो शायद नहीं दिख रहे हैं स्टेज पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, रोजी रोजगार कोई मुद्दा नहीं है, केवल मंदिर मस्जिद के साइज की ये नाप बताते रहेंगे। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं है। सोना का भाव कहाँ पहुँच गया है, महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ पहुँच गए हैं, गैस के दाम अभी चुनाव से पहले इन्होंने 100 रुपये कम भी किया है, पर चुनाव होने के बाद आप धीरे धीरे देखना 100 कम किया, अगर 200 न पार कर दे अगर इनकी सरकार आती। पर इसी को रोकने के लिए सभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पूरी मजबूती के साथ पूरे देश में लड़ रहे हैं और ये जो इनका नारा है, और इसका अगर नारे को अगर हाफ ना करे ये गठबंधन, तो आप इस चुनाव में नतीजे आने पर देख लीजिएगा। अच्छा, वो तो बात सही है, लेकिन जिस तरीके से इस बार एसटी हसन जी का टिकट काटा गया और विरोध के सुर जो हैं वो सपा के अंदर ही दिखाई पड़ने लगे, और वहाँ पर रुचि वीरा जी को उतार दिया गया, और कहीं ना कहीं रुचि वीरा जो हैं वो शायद पसंद जो है वो रामपुर में जो आपके
खासम खास माने जाते हैं, इस वक्त जेल में हैं आजम खान जी। उस समय उनकी शायद कहते हैं ना कि उनकी मनोस्थिति को नहीं समझा, उनकी इच्छा को भी नहीं समझा गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने रुचि वीरा जी को जो टिकट दिया है, रुचि वीरा जी पूर्व में विधायक हैं और लोकप्रिय थी। टीम हसन साहब भी काम किए, पर वहाँ के जो आम कार्यकर्ता नेताओं पब्लिक की डिमांड थी कि इस बार रुचि वीरा जी को भी मौका दिया जाए। तो हमारी पार्टी लोकतंत्र पे विश्वास करती है, जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुनती, उसी के आवाज़ को सुनते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रुचि वीरा जी को टिकट देने का काम किया। अच्छा अवनीश जी, ये जो आपका सहयोग है, अवनीश जी, जो सहयोगी दल है आपका एनडी गठबंधन में, उत्तर प्रदेश में खास तौर से समाजवाद के साथ आपका फिर से गठबंधन हुआ है। 7 साल पहले हमने विधानसभा में भी देखा था, ये गठबंधन जो था वो खास कुछ कमाल नहीं कर पाया था। इस बार क्या उम्मीद लग रही है आपको कि ये जो यूपी के जो 2 लड़के हैं ये कुछ कमाल कर पाएंगे? अगर 2 जोड़ियां अगर पिच पे उतरी है, अगर पहली बार कम रनों पे आउट हो गई है तो दोबारा वो अच्छी पारी नहीं खेलेगी। सबके हालात और अब के हालात में वो जमीन आसमान का फर्क है भाई। जमीन आसमान का इसलिए फर्क है कि उत्तर प्रदेश का देखिए क्या जंगल राज किस तरीके से है। कानून नाम किस कानून की किताब में लिखा हुआ है बुलडोजर, खुद ही सरकार निर्णय ले लेगी, न्यायालय का कोई मतलब नहीं। आप जहां चाहे बुलडोजर चला लें। कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितनी घटनाएं, आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लोगों में असंतोष है। आप बताइए पिछले 7 सालों में तो ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, फिर अभी 10 सालों से जो है ये सेंट्रल में है, केंद्र सरकार में है। उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा रोजगार लगा है, कौन सी ऐसी जो है मशीनरी आई है जिससे बेरोजगारी खत्म हो जाए। उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि लोग जितना नौजवान है, आप देखिए कहीं ना कहीं उनका माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान हर जगह जो है केवल धार्मिक उससे जुड़ा जा रहा है। लाहौर जगह के नौजवान जो है कहीं आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, कहीं मेडिकल सेक्टर में जा रहे हैं, सिविल सर्विस में जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की हालत तो पूरे देश में, आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में, आप देखिए कितनी दयनीय है। यहाँ का नौजवान की मानसिकता सोच कहाँ चली गई है। उत्तर प्रदेश का नौजवान कॉलेजों के बजाय, यूनिवर्सिटियों के बजाय अपना माइंड डाइवर्ट करके कहाँ ले जा रहा है, धार्मिक उसमें लग रहा है। अवनीश जी, ये कहीं आप जो जिस तरीके की आप बता रहे हैं बात, जिस तरह की बात आपने की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरीके से वाराणसी में राहुल गांधी जी ने जो एक बात कही थी कि यहाँ के जो युवक हैं, जो युवा जनरेशन है, वो नशेड़ी होती जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मतलब धर्म को छोड़ के एक थोड़ा सा देखा जाए तो उन्होंने नशेड़ी बताया था, आप कह रहे हैं युवा जो वो धार्मिक हुआ जा रहा है? अरे संस्कृति से जुड़ना कोई गलत बात तो है नहीं अगर धार्मिक हो रहा है। अरे साहब, संस्कृति धार्मिक, आप एक चीज का जवाब दीजिए साहब, आपसे पूछता हूँ। अगर किसी माँ बाप ने एक अपने बच्चों को एक फैक्ट्री लगा के दे दी और उनका देहांत हो जाता है, तो वो बच्चे दिन भर उनकी फोटो लगा के अगरबत्ती तो नहीं दिखाते हैं। सुबह उठते हैं और अपने दुकान का शटर खोलते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं और उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। और जैसे जैसे रोजगार पनपता है, बढ़ता है, विकास होता है, तो सब लोग कहते हैं कि इन बच्चों ने अपने माँ बाप के चिन्हों पे चले और अपनी संपत्ति को आगे बढ़ाया और विकास हुआ। तो नौजवानों का मतलब ये मतलब नहीं कि जो सुबह से शाम तक आप आध्यात्मिक मंदिर में बैठे हुए हैं। आप आईआईटी सेक्टर में जाइए, मेडिकल में जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए, यूपीएससी की तैयारी कीजिए, शिक्षा में जाइए, तब तो ये प्रदेश विकास करेगा। चलिए इसका जवाब हम सीधे पूछ लेते हैं ना। आप सीधा सवाल कर रहे हैं तो सीधे हमारे पास यहाँ बीजेपी से संजय जी बैठे हुए हैं, संजय जी से हम सवाल ले लेते हैं इसका जवाब। मैं एक सेकंड अपनी बात पूरी कर दूं। पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में कितनी मदिराएं की दुकान बढ़ गई, कितनी मदिराओं की दुकान, कितने 10 साल में स्कूल बनाए गए सरकारी, कितने अस्पताल बनाए गए, इसका आप देख। अच्छा बिल्कुल, इसका अवनीश जी, इसका जवाब हम सीधे संजय जी से लेंगे। इसका जवाब सीधे हम बीजेपी के जो हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं संजय। तो चलिए रुक करते हैं अपनी उसी चर्चा पर जहां पर हमने थोड़ा सा विश्राम लिया था। बात कर रहे थे अवनीश जी ने बहुत बड़ी बात करी है, अवनीश सलूजा जी ने, और उसका जवाब हम सीधे अब ले लेते हैं हमारे बीजेपी के साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? अवनीश जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि जो युवा है वो भक्ति भाव में चला जा रहा है, आईटी सेक्टर में नहीं जा रहा है, मेडिकल में नहीं जा रहा है, यानी रोजगार की बात नहीं हो रही, युवाओं का जो पथ है वो भ्रमित हो गया है। सलूजा जी लगता है पढ़ के आए नहीं, बोलने लगे, जो मनाया बोल दिया। जनाब, आज मोदी सरकार ने जितने युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़े बड़े काम किए, डिफेंस कॉरिडोर बनाया, क्या उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा लोगों को?
इसी कानपुर में बैठे हैं। डिफेंस कॉरिडोर बना हुआ, काम शुरू हो गया है। बड़े बड़े तमाम जो रेहड़ी पटरी गरीब तबका था, जिनको महाजनी में 5-5, 10-10% लोग, आप जैसे लोग लोन देते थे उधार और उनका खून पी जाते थे, पीढ़ियों तक चुका नहीं पाते थे, उनको लोन देने का काम, फ्री गारंटी, बिना किसी गारंटी लोन देकर उनको व्यापार बढ़ाने का कार्य किया। जो स्वरोजगार तो है ही, 4 लोगों को और रोजगार दे रहे हैं। ये आपको रोजगार नहीं दिख रहा, आंखों में चश्मा लगा हुआ है। और आप जिस पार्टी के साथ बैठे हुए हैं, उनके नेता का बयान आप भूल गए। क्या कहते, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, को वोट मत देना। आप बैठ गए, उसमें बैठे हुए टूटी साइकिल में। आप अपनी अपनी फितरत देख लिया, आपकी हैसियत क्या बची उत्तर प्रदेश में। दूसरी चीज़ आप वो भी भूल गए कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हजारों सिखों का नरसंहार करने वाले कांग्रेस पार्टी में आप बैठे हुए सलूजा जी, आपके जाने हो सकता कितने रिश्तेदार होंगे जो मारे गए उस नरसंहार में, इसी कानपुर और दिल्ली के अंदर, पूरे देश में। आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसी बात कर रहे हैं, विकास नहीं, देश में विकास भी हो रहा, रोजगार भी मिल रहा, सब हो रहा है। और ये समाजवादी पार्टी अभी बोल रहे थे, ये बैठे हैं सपा के यादव जी, अभी इन्होंने बात करी कि साहब वो तो लूट रहे। अरे ये सब हार की हताशा है। हम क्यों लूटेंगे? लूटते थे आप लोग कभी, अब वो लूट नहीं पा रहे हैं तो कभी ईवीएम खराब बताते हो, कभी कुछ खराब बताते हो। लूटा जाता था फिरोजाबाद, इटावा, औरैया में, मैनपुरी, कन्नौज में, वो लूट थी। और फिर हारेंगे, और फिर हारे, 8 सीट अब जीत रहे हैं। और कांग्रेस तो बात ही ना करे, कांग्रेस की हैसियत उत्तर प्रदेश जमीन है ही नहीं। आप कुछ भी बात करते रहें, और इस पर ज़रा मनन करिएगा, आत्मचिंतन करिएगा कि राजीव गांधी ने कहा पेड़ हिलता है, धरती हिलती, लाखों हजारों सिखों का नरसंहार करा दिया। उसको आप ध्यान करिएगा। सलूजा जी जिस पार्टी में आप बैठे हुए हैं और इस टूटी साइकिल में आप बैठे हुए हैं, यही कहते हैं वर्ष बड़ी चालू पार्टी है कांग्रेस, इनको वोट मत देना। इन्हीं के अखिलेश यादव बोलते थे, आप भूल गए। तो बेशर्मी के साथ आप बैठे हुए बने रहिए, जनता सब देख रही है। और जनता हमारे साथ खड़ी हुई है। हमने विकास किया, हमने बात की, हमने काम किया। और सनातन की बात करो तो सनातन बात तो क्यों नहीं करेंगे? हम राम की बात फिर करेंगे। आप तो रोड़े अटकाते थे, आपके 25 वकील खड़े होते थे सुप्रीम कोर्ट में, अभी फैसला मत दे देना, ऐसा बताइए नहीं करते थे। कुंडल सिब्बल जैसे वकील के भेष में बैठे हुए नेता। और उसके बाद भी क्या हुआ, हमने तारीख भी बताई, राम मंदिर ही बनाया, जनता को समर्पित किया, अभिषेक हुआ, और अभी रामनवमी में भी बनाया गया। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपके पेट दर्द, तुष्टिकरण की राजनीति देश में नहीं चलने वाली, परिवारवादी राजनीति राज्य में नहीं चलने वाली। जी अवनीश जी, अपने को जो है सनातन और भ्रष्टाचार का जो है विरोधी बताने वाले, भाषा का तो इनके पूरी पार्टी में किसी के पास कोई वजूद नहीं है कैसी भाषा का इस्तेमाल करना है। कौन सा खराब शब्द बोल दिया सलूजा जी? कौन सा खराब शब्द मैंने बोला, उससे बता दिए जरा। बता रहे हैं, नहीं शब्द बताइए सलूजा जी, शब्द बताइए। आप गलत आरोप मत, कौन सा खराब शब्द बोला ये बताइए। ये बेशरम और ये सब चीजें जो तो ये क्या खराब है? बेशर्मी से तो आप बैठे ही है भाई। जहाँ कत्लेआम हुआ सिख समाज का, उस पार्टी में आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ऊपर बैठ सरदारी कर रहे हैं। आप सुन तो लीजिए आराम से। हो सकता हो कि आपसे हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, फिलहाल हमारी डिग्री ओरिजिनल है, टॉपर रहे हैं यूनिवर्सिटी, हमारी डिग्री ओरिजिनल है भाई। जी जी अवनीश जी, जब करिएगा तो आपको डिग्री दिखा देंगे और मिल जाएगी। हम भी दिखा देंगे। अवनीश जी सवाल के जवाब पे। अरे आपके नेता नहीं दिखा पाए, आपका दिखाएंगे। वो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं क्या? सवाल के जवाब। राहुल गांधी हाई स्कूल फेल की बात कर रहे हो क्या आप सब्जेक्ट? राहुल गांधी हाई स्कूल फेल हैं, सोनिया गांधी हाई स्कूल फेल है, पता है आपको? नहीं संजय जी, सवाल का जवाब ले लेते हैं। सवाल गलत बात खुद कर रहे हैं, गलत बात खुद ही कर रहे हैं, गलत सवाल का जवाब लेते हैं। चर्चा दूसरे ज्ञान बताना चाहे, चर्चा गलत दिशा में नहीं, चर्चा गलत दिशा में नहीं। गलत ले गए आप लोग, उसकी दिशा जवाब मुझे देना पड़ेगा। आपने डिग्री का सवाल क्यों किया? आपकी बात ही मैं नहीं कर रहा था, आपने करी तो जवाब लो। नहीं कर तो लो ना। एक तेजस्वी यादव कक्षा 9 फेल, वहां पे आपकी पार्टी बैठा हुआ सजा याफ्ता भाई। खुद नहीं पता है कि आप क्या बोल रहे हो। मैं बिल्कुल राजभर जो पलटू थे बिल्कुल, और नीतीश कुमार पलटू थे, आप उनको 7 गठबंधन में लेके घूम रहे हो 36 दलों को, और बताते हो मोदी जी हमारे अकेले। अरे कैसी बात करते हो आप? सरासर
चैनल पे बैठ के झूठ बोलते हो। ओम प्रकाश राजभर को अभी आपने क्यों कैबिनेट अखिलेश मंत्री यादव बनाया? बोला था कि दारा चालू सिंह को पार्टी- क्यों कैबिनेट मंत्री चालू बनाया? पार्टी MLC कांग्रेस बनाया? झूठ बोला था क्या आप बंटी ये यादव जी? बताओ, दारा सिंह अखिलेश को यादव घोषित बयान का है, चुनाव रिकॉर्डिंग हार अभी गए। आपके पास होगा, सुन आखिर लीजिए। आपने उन्हें कैबिनेट मंत्री क्यों बनाया? कांग्रेस बहुत चालू ये पार्टी ओम है, प्रकाश वोट मत राजभर, देना। जिन्होंने आपको भर भर गालियां दी 22 के चुनाव में, आपने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया है। गजब। अरे आप खुद नहीं जानते हो कि आप क्या बोल रहे हो। पढ़ाई लिखाई करके आइए तब चैनल पे बैठिए। गजब है, हाँ गजब, आपसे सीखना पड़ेगा भाई। बिल्कुल सीखने की ठीक कह रहे जरूरत हैं, जनता ठीक कह सिखा रहे हैं। देगी इस चुनाव ठीक में। कह रहे जी हैं। अवनीश जी, हाँ आपको सिखा देगी, नो डाउट सीखेंगे आप भी सीखिए ना, समाजवादी क्यों झूठ सीखेगी, बोल रहे हैं? समाजवादी पार्टी सीखेगी। जो गाली देते थे उनको कैबिनेट मंत्री के नाम दे रहे हो। हम तो विपक्ष में हैं। 10 साल से सरकार में आप हो, हम तो विपक्ष आप में। राष्ट्रीय आप राजनीति में सवाल हो कहाँ? पूछोगे हमसे। 5 लोकसभा सदस्य उत्तर प्रदेश में लेकर 5 घूम नहीं रहे हो। 36 रहे एक जमाने और उसके- में। अरे आपके आज भी की बात 2-2 करो। रहे। हैं, और हम इंदिरा हैं क्या? गांधी के और जमाने हैं क्या? में 2-2 बनाए गए हैं। हैं और क्या? आप भी कहीं से नहीं आए हो। समय परिवर्तन होता है, प्रगतिशील है। 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे थे, 10 साल आपने भी काम रिमोट- किया है। रिमोट और 10 सरकार। सालों में देश को कहाँ अच्छा, पहुंचा बंटी जी, दिया, ये आप रिमोट से ज्यादा चलने कोई नहीं वाली समझ रहा, गाड़ी। हाँ, जनता मैंने ज्यादा कहाँ कोई नहीं पहुंचा समझ दिया? रहा। सच है, हमने देखिए, पहुंचा दिया। देखिए। जनता जय जयकार कर रही है, ऐसी जगह पहुंचाया है देश को। $डॉलर महंगा कर दिया, सोना महंगा कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दिया, राष्ट्र- डीजल बढ़ा दी, राष्ट्र- बेरोजगारी बढ़ा दी। आप 5 लाख का प्लाट 50 लाख में बेचोगे। सही बात और बता रहे हो, पेट्रोल तो 50 यही महंगा तो विचार महंगा रखते हैं, प्लाटों पे आ जाते क्या हो, दो मुहे रोजगार राजनीति, की बात करो क्या ना, बात है शिक्षा, भाई? चिकित्सा, रोजगार पे बात करिए। मुद्दे पे बात कर लें। देखिए मुद्दा जो काले है, धन पे बात देखिए, करिए। जनता से- ईडी मुद्दा केवल भी जो है सवाल विपक्ष। पूछेगा उसको नहीं, ईडी लगा के देखिए, जेल डाल दो। देखिए, राज्य जनता- विपक्ष मुद्दा विहीन है। अरे करोना महागठबंधन है, शराब की दुकानें बंद करा देते। लुटेरे भ्रष्टाचारियों क्यों का नहीं करा गठबंधन पाए? है ये नहीं नीतीश बोल सकते कुमार मुद्दे जैसे पर। पलटू राम से भाग आपने गए। गठबंधन कर लिया भाग है। गए एक मुद्दे बात से। नहीं, एक मिनट संजय मुद्दे जी, से एक भाग मिनट, गए। कहाँ बात कर रहे हैं? संजय जी एक मिनट। मुद्दे से तमिलनाडु भाग में गए। आप संजय साहब, जी, एक केरल मिनट। में आप संजय साहब, जी, एक बंगाल में मिनट। आप जीत नहीं पा रहे तो वहाँ हिंदू बंटी मुस्लिम जी, दंगे करा रहे हो। बंटी मुद्दे जी, से भाग गए। एक मिनट संजय जी, बंटी जी एक बात बताइए। सारी बातें ठीक हैं आपकी, आपने आरोप प्रत्यारोप आप सबने लगा लिए। एक बात मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी अखिलेश यादव की, जो इतना सब कुछ करने के बाद जो छवि सुधारने की बात की जाती थी, मुलायम सिंह यादव से लड़ चुके थे, शिवपाल यादव से भी वो लड़ चुके थे, अतीक अहमद से मंच से किनारा करते नजर आए थे, ऐसी कौन सी मजबूरी आखिर आ गई थी कि आखिरकार मुख्तार अंसारी की कब्र पे उन्हें जाना पड़ा? कब्र पे नहीं गए, उनके परिवार से मिलने गए। सुनिए, हाथिया और रही पकड़े गए सुनिए, अफजाल अंसारी जी जो पिछले चुनाव में अंसारी बीएसपी के गठबंधन से एमपी थे, इस बार वो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। तो उनके परिवार से मिलने वहां केवल गए थे। और शोककुल परिवार को सांत्वना देना लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, ना कि वो कहीं किसी कब्र पे गए थे, ना कोई ऐसा बयान दिया। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए, अगर आपने कहा कि हमारी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी जो है वो समाज की बात करती, कार्यकर्ताओं की बात करती, सुनती है, तो इस बार जब जो सीटें अभी तक घोषित हुई हैं आपके गठबंधन में, जो सीटें अभी तक घोषित हुई हैं, उसमें महज आप भी यादव हैं, महज यादव समाज के 4 लोगों को उन्होंने टिकट दिया, और वो भी घर के लोगों को। बाहर के यादव समाज के लोगों को क्यों नहीं? कार्यकर्ता क्या उस पर भरोसा नहीं? क्या बंटी यादव जैसे कार्यकर्ता मौजूद नहीं है? क्या और लोग नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं। जहां जहां जिसकी जरूरत है वहां तमाम कार्यकर्ता नेताओं को वो टिकट दिया जा रहा है, और जो लगातार जनता के बीच में रहता है। अब आलोक मिश्रा जी यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्नाव से अन्नू टंडन जी हैं। हम सबको लेके साथ चल रहे हैं, सबका ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ के चल रहे हैं। नहीं, अच्छा कमाल की बात नहीं, कहीं कमाल की बात तो ये है कि अपने ही अखिलेश जी जो हैं वो अपने ही लोगों पे भरोसा ना करके, जो कल को बीएसपी से, बीजेपी से या कांग्रेस से आपके दल में शामिल हुए, उन्हीं को आपने टिकट बांट दी है। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो पार्टी पे समर्पित कार्य करता रहा उनको दिया, जहां जहां गठबंधन के कैंडिडेट हैं उनको दिया है, और समाजवादी पार्टी ने अपने उस कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया जिसने कभी नहीं सोचा था कि हम चुनाव लड़ेंगे। जिसका सीधा सीधा उदाहरण आप रुचि वीरा जी को देख लीजिए। एक सांसद की टिकट काट के हमने दूसरे सांसद को टिकट दी। अब इसमें भी डिबेट हो सकती है कि एक मुस्लिम की काट के एक हिंदू को दे दी, हिंदी को काट के मुसलमान को दे दी। ये विषय नहीं, कार्यकर्ता की जहां उपयोगिता है, जहां जरूरत है, जहां उसने वर्क किया है, चाहे वो परिवार का आदमी हो, चाहे परिवार के बाहर का आदमी अच्छा, हो। कन्नौज में क्या मेहनत दिक्कत देख आ रही के सबको है? अच्छा टिकट दी नहीं, जाएगी। कन्नौज में क्या दिक्कत आ रही है? कन्नौज में अभी तक क्यों नहीं घोषित कर पा रहे हैं, ये बता दीजिए। कन्नौज में कहाँ दिक्कत है? क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व अपने चुनावी शेड्यूल में व्यस्त है। अच्छा, हो सकता है बहुत 1-2 दिन के अंदर आधिकारिक घोषणा अच्छा, हो कमाल की जाएगी। बात ये देखने को मिल रही है कि सपा हो या कांग्रेस हो, आप दोनों का जो गठजोड़ है वो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर मुंह खोल नहीं पा रहा है अभी तक खुल के तस्वीरें साफ नहीं कर रहा है। चाहे वो लगभग तस्वीर साफ हो गई नहीं, है। कन्नौज में तस्वीर
तस्वीर साफ नहीं हो रही है। सीटों का रह गया। नहीं, कन्नौज में तस्वीर साफ नहीं हो रही, उधर अमेठी और रायबरेली भी बचा हुआ है। तस्वीरें साफ करने में इतनी अच्छा क्या अभी परेशानी चल रही है कि तो अभी तो बहुत सी सीटों पे हमारे जो सत्ता के लोग हैं उनकी भी सीटें नहीं हो पाई हैं। ये तो वहाँ की लोकल बॉडी के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से राय मशुरा चल रहा है। जितनी जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा उतनी जल्दी हम लोगों के कैंडिडेट सामने, क्योंकि चुनाव में कोई समय नहीं बचा है, पहले चरण का चल रहा है। दूसरे अवनीश जी, पारंपरिक सीट अमेठी और रायबरेली होती है और हमेशा से ये घोषित माना जाता है कि यहाँ से तो गांधी परिवार का ही कोई शख्स उतरेगा। यहाँ पर तस्वीर क्यों नहीं साफ हो रही है? देखिए, पहली चीज तो जो अनुराग जी ये तय कर लीजिए कि जब मैं बोलूंगा तो कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा। मैं शांत रहने वाला। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बीच में जो ये सब्जी मंडी बनाने लगते हैं, इनको थोड़ा सा जो है आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना मैं आइंदा से आपकी डिबेट में नहीं आऊंगा। जी जी बिल्कुल। दूसरी, मैं पहली बात पे जाऊंगा। 1733 FIR हिंदुस्तान में 1984 के दंगे की लिखी गई, जिसमें 927 नाम जंगियों के 84 के दंगे में शामिल, और जो बाकायदा लिखा पढ़ी में है। दूसरी चीज, सिखों की बात करने वाले अभी जो है सिख बुजुर्ग सिख किसानों के साथ क्या किया गया, कीले गए, रबड़ की गोलियां चलाई गई, लाठी चलाई गई, उनको मरे 700 किसान मारे गए, वो सिखों में से आते थे। अभी आप देखिए कि लखीमपुर में पूरी थार चला के गाड़ियों से सिखों को मारा गया, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? अभी कानपुर की घटना है, सिख व्यापारी को आंख फोड़ दी गई, भाजपा के लोगों ने मारा, क्या उस पर कोई घटना कोई कार्रवाई हुई? तो सिखों के ऊपर बयान ना दे। सिखों क्या पता है किस तरीके से कैसे जो है किस तरीकों के सिखों के साथ क्या क्या हुआ है। दूसरी चीज, आपने पूछा है कि रायबरेली और अमेठी की बात। राहुल गांधी ने परसों अखिलेश जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजियाबाद में कहा है, हमारे यहाँ CEC है, हमारे यहाँ एक आदमी नहीं है कि जो सब पूरी पार्टी को एक तरीके से आंकता है। हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। CEC की मीटिंग में तय होगा कि रायबरेली अमेठी नहीं, जो भी हिंदुस्तान की सीटें बची है उसमें कौन कहाँ कब लड़ेगा। हमारे यहाँ CEC तय करता है कि किसको चुनाव लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है। तो हमारे एक डेमोक्रेसी, हम चुनाव कराते हैं, चुनाव के बाद हमारे अध्यक्ष बनता है। हमारे यहाँ वो नहीं है कि एक नामनेट एक पर्ची पे लिख के दे दिया जाता, ये अध्यक्ष होगा रात ही रहता। कभी आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होते हुए? तो हमारी डेमोक्रेसी पे सवाल उठाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ जो रायबरेली अमेठी में होना है और जो समाजवादी पार्टी में इंडिया गठबंधन में होना है, एक कमेटी बनी हुई है, वो तय होगा, उसके बाद क्लियर होगी। अच्छा, तो ये मान लिया जाए कि अमेठी और रायबरेली जो वहां पर गांधी परिवार का कोई सदस्य नहीं उतरेगा? ये तो हमने कहा नहीं, ये तो राहुल जी ने भी नहीं कहा, हमारे नेता ने भी नहीं कहा। ये CEC तय करेगी। मान आपने कैसे लिया? मानने की कोई बात नहीं, CEC तय करेगा। गांधी खानदान से कोई लड़ेगा कि अवनीश सलूजा लड़ेंगे, कोई लड़ेगा, ये तय। लेकिन अवनीश जी, स्मृति ईरानी जो हैं वो तो साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो अपना घर अपना गढ़ छोड़ के वायनाड भाग गए हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी, वो एक तो अपना घर छोड़ के वहां से यहाँ आ गई हैं, वो भी तो अपना घर छोड़ के आई। राहुल जी कहीं नहीं गए हैं छोड़ के। अभी इलेक्शन कैंडिडेट रायबरेली अमेठी में क्लियर नहीं हुआ। जब रायबरेली अमेठी में कैंडिडेट क्लियर हो जाए कि उन्हें, तब वो उनको ये बयान देना चाहिए। उनको जल्दी क्या है? दूसरी चीज, उनकी अमेठी में क्या दुर्दशा है, क्या है, किस तरीके से है, ये छुपा नहीं, आपका मीडिया दिखा रहा है। बताने की आवश्यकता तो है नहीं, वो भागी घूम रहे, खुद सोच रहे हैं कि राहुल गांधी ना आए, अगर कोई और आ जाए तो हमारे लिए आसान हो जाए। तो फिर वही बात मैं आपसे, हमारे यहाँ कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है। राहुल गांधी जी ने या CEC ने कह दिया कि यहाँ से रायबरेली से अमेठी से फला आदमी प्रत्याशी होगा। तो वक्त का इंतजार करिए अनुराग जी। CEC की बैठक जो है होने वाली 21 तारीख को शाम को CEC की बैठक है। शाम तक आपके पास उसका लेखा जोखा आ जाएगा कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अच्छा अवनीश जी, एक चीज बताइए मुझे। अच्छा, ये सारी चीजें क्या पहले चुनावों में तो सीधे तस्वीरें साफ हो जाती थी, इस बार 2024 में इतनी दुविधा क्यों हो रही है कांग्रेस के मन में प्रत्याशी घोषित करने की? ये मुझे सही बात आपने पूछा है जी। आजादी के बाद से अब तक जो 70 साल से तक चुनाव होते रहे, विकास के नाम पे होते रहे, शिक्षा के नाम पे होते रहे, कि कैसे क्या विदेश नीति होगी, क्या देश की नीति होगी, कैसा हमारे अर्थव्यवस्था होगी। आजादी के बाद से पहली बार ये जो चुनाव है संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। इंडिया गठबंधन एक सीट पे फूक के कदम रख रहा है कि कहीं हमारी कोई गलती से हमारे लोकतंत्र को नुकसान न होने पाए, हमारा संविधान न जाने पाए। खुलेआम सत्ता पक्ष कह रहा है कि हमें 400 सीट दीजिए और हम संविधान बदल के दिखाएंगे, हम तो संविधान बदलेंगे।
तो हमें समय लग रहा है। हमारे पास तो सीमित संसाधन है, हमारे पास अडानी और अंबानी नहीं है, हमारे पास सीमित, हमारे खाते फ्रीज हुए पड़े हैं। हमको हर चीज को देखना है और हम इस देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, सत्ता के लिए नहीं कर रहे, सत्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संजय जी, लोकतंत्र बचाने के लिए इंडी गठबंधन साथ में आया है और लोकतंत्र बचाने की ये लड़ाई हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? पूरा मौका दीजिएगा अनुराग जी, उन्होंने जी जी, शांति से मैंने सुन बिल्कुल लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र तो इनका इतना मजबूत है कांग्रेस में कि जब सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त का विषय आया था तो 16 प्रांतीय परिषदों में 14 वोट इनके खिलाफ थे और पर्ची देकर जवाहरलाल नेहरू बन गए थे वल्लभ भाई पटेल को हटा करके प्रधानमंत्री स्वयंभू। ये तो इनका लोकतंत्र उस जमाने से चल रहा है। दूसरा लोकतांत्रिक 1975 25 तारीख को सिर्फ कुर्सी में बैठे रहने के लिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और सारे विपक्ष जो इनके साथ बैठे हैं अभी सपा समाजवादी पार्टी, इनके भी नेता, इनके मुलायम सिंह जी भी जेल में मीसा में डाला था इसी कांग्रेस पार्टी ने। ये लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, पूरे देश को जेल बना दिया था, ऐसी पार्टी यहाँ पर बात कर रही। अरे बोले तो शुभ बोले, 72/6 चलनी बोल रही है लोकतंत्र बचाएंगे। कौन सी आग लग गई देश में लोकतंत्र बचाने की बात कर रही है। दूसरी बात, अभी आपने कहा सिखों के विषय में, तो आप जो भी बोल गए ठीक है, सिखों को बहुत अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा होगा, आपने गलत बयानबाजी की। दूसरी बात, इन्होंने अभी कहा कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ही हम चुनते हैं, वो तो हमने इनकी जवाब ही दे दिया। क्या अभी बता सकते हैं राहुल गांधी तो वायनाड चले गए, आप कहते हैं ठीक, वो अभी आ सकते हैं अमेठी, मगर सोनिया गांधी राज्यसभा क्यों चली गई? डर का भय है ना, हार का भय सता रहा है एनडीए गठबंधन को बुरी तरह। तो बड़े बड़े नेता सुरक्षित जगह भागे जा रहे हैं कि किसी तरह संसद में बने रहें, वरना यहाँ तो संसद में रहना भी कांग्रेस जीरो हो जाएगी। इसलिए जाकर के सोनिया मैडम पहले जाके बैठ गई और राहुल गांधी वायनाड में जाके फिर से चले गए। और हिम्मत नहीं इनकी अमेठी में चुनाव लड़ने, बातें कर रही है, हिम्मत नहीं है। हाँ, इनके दामाद साहब रॉबर्ट वाड्रा जरूर मांगते घूम रहे हैं, बच्चे तरह रोते हुए बोल रहे हैं, मीडिया में देख रहा मैं, मुझे टिकट दे दो, मुझे टिकट दे दो। रॉबर्ट वाड्रा को दे दो, हो सकता है दे दो, शायद चुनाव जीत ले भाई। आपके यहाँ कौन सा लोकतंत्र है? केवल परिवारवाद के प्रति, मैडम सोनिया के प्रति आप जवाब दें, राहुल गांधी के प्रति जवाब, खड़गे जी को बना दिया, बेचारे बने 84 साल मेहनत कर रहे हैं, सारा आदेश निर्देश चला रहे हैं राहुल गांधी। तो ये तो इनके यहाँ लोकतंत्र है। मनमोहन सिंह जी रहे सरदार जी, दो टर्म में रहे, कौन रिमोट से सरकार चलाता था आप नहीं जानते? आप जुटलाएं जो उस पार्टी का सिपाही, आप बोलेंगे, मगर सरकार तो रिमोट से चल रही थी। यूपीए बनाया, सोनिया जी उसकी हेड थी, तो कौन चलाता था, निर्णय कौन करता था, अध्यादेश कौन फाड़ता था? राहुल गांधी का क्या अधिकार था जो उन्होंने एक अध्यादेश लोकसभा के अंदर पास किया, अध्यादेश को फाड़ के फेंका था, मीडिया दिखाया था, कौन सी हैसियत से फेंका था? तो ये चीजें लोकतांत्रिक बातें तो न करें, इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती लोकतंत्र की। लोकतंत्र सुरक्षित है, जब मोदी जी देश में 2014 आए तो सुरक्षित है। आज तुष्टीकरण की राजनीति बंद हुई है, पूरे राजनीतिक विमर्श को बदल दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, और उस विमर्श के तहत जनता खुश है और देश में वातावरण है, किसी तरह की हर तरह की खुशहाली है, से आडंबरहीन राजनीति चल रही है। आडंबर नहीं करते हम लोग, आप लोग आडंबर करते हैं। रोजा इफ्तार करने पहुंच जाएंगे अखिलेश यादव, मुख्तार अंसारी को, ऐसे माफिया को मुख्तार अंसारी जी कह के संबोधित करेंगे इनके नेता, उनके परिवार को टिकट देंगे इनके नेता। तो माफिया गुंडों को पालने वाली हमेशा समाजवादी पार्टी रही है, और हम नहीं कह रहे, जनता कहती थी जिस पे लगा सपा का झंडा समझो उस पे बैठा गुंडा, और ये जनता कहती हम नहीं कह रहे, बुरा ना माने। तो ये जब परसेप्शन है आपका और आप गठबंधन किए हुए हैं, तो मैंने उसी में मैंने कहा था, दोहरा देता हूँ, तो सलूजा जी पहली बात सुन लें, इस इंडी गठबंधन का फुल फॉर्म है सलूजा जी, और सपा भी सुन ले। आई फॉर है इनविजिबल, जो दिखाई नहीं दे रहा गठबंधन कहीं, आप कितने भी कसम खाएं। एन फॉर नेग्लेक्टेड बाय द पीपुल, जनता ने नकारा हुए लोगों का ये गठबंधन है। डिफॉल्टर भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, और इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए जोड़ा गया ये गठबंधन है। चाहे बिहार में लालू यादव का परिवार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का परिवार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जितने भी हैं, चाहे दक्षिण में और भी परिवारवादी पार्टियां हैं जो सिर्फ अपने बेटा बेटियों दामाद बच्चों को लगाने के लिए राजनीति स्थापित करने किसी तरह बन जाए, सत्ता मिल जाए, 10 साल की बेरोजगारी बंद हो जाए, गरीबी दूर हो जाए कांग्रेस की, इतना लक्ष्य है। मगर ये लोग ये नहीं बता सकते कि इनका प्रधानमंत्री कौन होगा। ये दोनों प्रवक्ता बैठे, अगर आज बता दें तो मैं मान लूंगा कि आपकी कोई हैसियत है।
तो चलिए वापस आते हैं चर्चा पर, जहां पे संजय कटियार जी ने बहुत बड़ी बातें और बहुत बड़े आरोप लगा दिए हैं। कहीं ना कहीं थोक के भाव इन्होंने अवनीश जी कांग्रेस पर भी लगा दिए और साथ ही साथ इन्होंने सपा को भी एक बहुत बड़ा जुमला इन्होंने मार दिया। एक बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने आरोप लगा दिया कि जिसकी गाड़ी पे सपा का झंडा उस पर बैठा गुंडा। बंटी जी क्या कहेंगे इस बात पे आप? देखिए, मैं इनकी बात को बताना चाहूँ इन्हीं की भाषा में जी। आज भारतीय जनता पार्टी के पट्टा जिसके कंधे पे, वो उतना शरीफ व्यक्ति है, नहीं तो उसके अलावा दूसरे दल से आया हुआ व्यक्ति गुंडा है, गुंडा रहेगा। जैसे भाजपा का पट्टा जाएगा उसको हल्का महसूस होने लगेगा, उसके मुकदमे खत्म हो जाएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर नेशनल के महिला पहलवानों का प्रदर्शन आपने देखा होगा कि किसके खिलाफ प्रदर्शन था, किसके खिलाफ आवाज उठाई थी। मैं पूछना चाहता हूं, लखीमपुर खीरी के अंदर केंद्रीय मंत्री के बेटे ने जब थार से जीप चढ़ाई थी, उसके ऊपर क्या हुआ? ये भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है कि जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। अगर आप ब्रजभूषण सिंह पर कार्रवाई करके दिखाएं तो हम भारतीय जनता पार्टी के चरित्र चेहरे की बात को माने। ब्रजेश सिंह पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी के मिलसी हैं। जो पूर्वांचल में जो माफिया हुआ करते थे सबको भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहना दिया गया है और सब भारतीय जनता पार्टी में आके साधु संत हो चुके हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। जनता सब देख रही है, पूरे देश ने देखा है कि जंतर मंतर में जिस तरीके से महिला नेशनल एथलेटिक्स पहलवान प्रदर्शन कर रहे थे एक सांसद के खिलाफ, एक स्वामी जी थे सच्चिदानंद जी स्वामी महाराज, उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया और आरोप सिद्ध हुआ, पर वो को भी भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन चिट देने का काम किया। ये दोहरा चरित्र का मापदंड अब जनता जान चुकी है। 10 साल 5 साल आपने बेवकूफ़ बनाया, फिर 5 साल बेवकूफ़ बनाया, डबल इंजन की सरकार बना ली, पर उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता सब देख रही है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार कोई लाठी डंडे से नहीं, मतदान और वोट के डालकर हटाने का काम करती है, जिसका महापर्व चल रहा है। आने वाले समय में जो आपका नारा था अगर वो हाफ ना हो जाए तो आप ये देख लीजिए। अच्छा बंटी जी, मुजफ्फरनगर में जैसे अभी हम लोगों ने देखा सपा प्रत्याशी जो आपके हैं हरिंद मलिक हैं, वहाँ पे वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। अभी एक फर्जी वोटर वहाँ पे पकड़ा गया, लेकिन मुजफ्फरनगर के अगर अंदरूनी सच्चाई की अगर बात की जाए, जो चीज़ें वहाँ रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जो वहाँ का जो मतदाता है उसके मुंह पर कुछ है अंदर कुछ है, यानी कि किसान और गुड़ की जो मिठास है वो एक अलग होती है मुजफ्फरनगर की। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान है, जो वहाँ का व्यापारी वर्ग है, वो ये बात तो ज़रूर तस्दीक करता है कि भाई योगी जी की सरकार में हमें सुरक्षा तो मिली है और बिजली भी सुचारू रूप से मिली है, यानी खेती भी हमारी अच्छी चल रही है और सुविधा भी हमको मिली, सुरक्षा मिली हुई है। पहले तो ये होता था कि मंडियों में गुंडे आके लूट लेके चले या लूट करके चले जाते थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें, जहाँ पे दंगे हुए थे सपा की सरकार में, हम ये भी नहीं बोल सकते, वहाँ पे आज वही व्यापारी खुद कह रहा है कि हमारे साथ चीज़ें सही चल रही हैं, जो कानून व्यवस्था वो सही चल रही है। तो ये आने वाले चुनाव में वहाँ का किसान, वहाँ का नौजवान, वहाँ की महिलाएं जवाब दे देंगी, क्योंकि अभी किसानों के ऊपर लाठी और तमाम नौजवानों के ऊपर जो शिक्षित पढ़े लिखे नौजवान जो लखनऊ की सड़कों पर आए, लाखों के लाख पर्चे लीक हो गए, जिनको लाठी मारने का काम किया। ये सरकार कैसे भूल जाती है कि हमने किसान, मुजफ्फरनगर हो, शामली हो, सहारनपुर हो, नगीना हो, बिजनौर हो, मेरठ हो और हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लगे हरियाणा बॉर्डर के किसानों को दिल्ली जाने से रोका, उनके रास्तों पे कीली कांटे भाले लगाने का काम किया कि जैसे दिल्ली पर किसान नहीं आतंकवादी आ रहे हों। वही किसान अन्नदाता है जो देश को पालन पोषण करता है, और ये आप सभी न्यूज़ चैनलों में भी देखा गया और हम लोग खुद भी मौके पे किसान 22-22 महीने बैठा रहा, 700-800 किसानों की वहाँ मौत हो जाती है, पर उसमें भी भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कोई भी सवाल जवाब करने वाला नहीं है। कोई मंत्रियों को भेज देते हैं, बातचीत को टहला के फुसला के किसी तरीके से हटा देते हैं 22 महीनों के बाद, और उन किसान संगठनों में फूट करो राज करो, ये इनकी नीति है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले हिंदू मुसलमानों को बांटा, अब जाति जनगणना की जब बात करते हैं तो आपस में जातिगत लोगों को आपस में लड़ा भिड़ा कर राज करने की नीति अब जनता जान चुकी। इसीलिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने
पीडीए गठबंधन बनाया, पीडीए में अगड़े पिछड़े दलित शोषित वंचित सभी को जोड़ने का काम किया, उन सब की आवाज़ को बुलंद, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी जिम्मेदारी, ये नारा दिया और उसी नारे के साथ ये पीडीए गठबंधन इस लोकसभा चुनाव में गया है। अच्छा अवनीश जी बहुत कहते हैं ना कि थोक के भाव इन्होंने आपको कांग्रेस पर भी आरोप लगाए हैं। एक सवाल मैं पूछना भी चाहता हूं कि जिस तरीके की भाषा शैली इस वक्त चुनावों में इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि एक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी, जिन्होंने तमिलों की देखा जाए तमिलों की बात की थी, और तमिल भाषा की बात करते हुए, तमिलों के विषय में बात करते हुए जब वो चल रहे थे उस समय लिट्टे ने अटैक किया था, और उसके बाद क्या हुआ था सभी को पता है। मणिपुर का जो हिंसा रही, मणिपुर की हिंसा में आखिरकार जो हमारे कैमरा जीवी जो भाषा शैली जो हमारे विरोधी स्वर कहे जाते हैं, हमारे विपक्ष जो है वो कहते हैं कैमरा जीवी प्रधानमंत्री हैं, आखिरकार मणिपुर तक क्यों नहीं उनका कैमरा पहुंचा? नहीं, बीच में आपकी आवाज चली गई थी जी, और ऑडियो प्रॉब्लम से सवाल को दोहरा दे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे राजीव गांधी जी थे, उन्होंने तमिलों के विषय में बात की थी, लेकिन उन पर अटैक हुआ लिट्टे की तरफ से, और क्या कुछ हुआ हम सभी जानते हैं। लेकिन जो विपक्ष कहता है प्रधानमंत्री जो वर्तमान है नरेंद्र मोदी, वो कैमरा जीवी प्रधानमंत्री हैं, आखिरकार मणिपुर हिंसा में उनका कैमरा उस तरफ क्यों नहीं गया? आप मुझसे पूछ रहे हैं ना? जी हाँ, तो सीरियस बात है कि जब जो है वहां के संसाधन, मणिपुर के संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन है, उनको अडानी और अंबानी को देना है, वहां पे जो है उनकी जो प्राकृतिक संपदा है उसको लूटना है, तो वहां पे प्रधानमंत्री जी का कैमरा कैसे जाएगा? वहां पे आज तक इतने दिनों की लगातार इतनी बड़ी, मेरे देश का सर से झुक गया। पूरी दुनिया में जो है जो महिलाओं के साथ हुआ, जो हत्याएं हुई, आप किसी छुपा नहीं है, भारत की का मतलब है का विषय है। ये किसी जाति या किसी दल से नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए हम लोग की भावनाओं पे है। हम लोग के साथ हमने देखा है भारत का एक अंग जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं, उसमें प्रधानमंत्री का कैमरा, क्या प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री के लिए सब बराबर है। प्रधानमंत्री एक पद है जो पूरे देश के ऊपर है, वो सबके प्रधानमंत्री है, केवल किसी दल के नहीं हो सकते, सबके। हमारे भी प्रधानमंत्री जितने हैं उतने प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, तो उनको तो सबसे पहले आगे बढ़ के जाना चाहिए था मणिपुर में, और वहां की घटनाओं पे सीधे उनको नजर रखनी चाहिए थी। जैसे वो कहते हैं कि एक अकेला सबसे भारी, हर चीज की मोदी की गारंटी है, तो मोदी की गारंटी मणिपुर में क्यों नहीं है? मोदी की गारंटी जो है मणिपुर में हिंसा जो भड़की है, जो लोग मर रहे हैं, उन पे क्यों नहीं है? तो ये अफसोस का विषय, पूरी दुनिया में इससे हमारा नाम नहीं हुआ है, हमारा सर सर्व से झुका है, और भारत का झुका है, और भारत का में हम भी आते हैं और आप भी आते हैं। तो इस घटना पे तो प्रधानमंत्री को युद्ध स्तर पे एक बहुत बड़े जो है सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए थी, सबको भेजना चाहिए था, खुद भी जाना चाहिए था कि इसको कैसे रोका जाए। तो ये चीज प्रधानमंत्री ने इसको होने दिया है, और इसके दोषी है प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार इसके दोषी है। और हमारा ये देश जो चल रहा है, ऐसे कभी और भी हमारे देश की कई जो है हिस्से जले हैं, जिसपे प्रधानमंत्री जो पूर्व के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने उसको उस पर कार्रवाई की है, उसको रोका है। तो इस पे आप भी इत्तेफाक रखते होंगे कि प्रधानमंत्री सबके हैं, किसी एक के नहीं है, और देश ये सबका है। तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य था कि मणिपुर की हिंसा को रोकने का काम करना चाहिए। बिल्कुल, इसका जवाब ले लेते संजय जी जल्दी से। अभी आप अनिश जी बता रहे थे मणिपुर वाली बात, मणिपुर पर जो भी कार्रवाई शासनिक कानूनी होनी चाहिए वो हो रही होंगी, मगर इन्होंने एक बात नहीं बोली, इन्हें वहाँ की बड़ी याद आ रही है। आपकी गठबंधन की अहम हिस्सा है ममता बनर्जी, वहाँ चला रहे हैं, आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं साथ, और आज वहाँ संदेश खाली की आप बात नहीं करते, जहाँ टीएमसी के गुंडे घरों के महिलाओं को निकाल कर खुलेआम बुलाते थे बाहर, और कहते जो सबसे सुंदर है वो टीएमसी के कार्यालय ले जाएंगे, और 4 दिन 6 दिन बाद वापस भेज देंगे, रेप और बलात्कार करके वापस भेजते थे खुलेआम। और एक विशेष वर्ग का गुंडा वहां पर मौजूद था। तब आपकी टीएमसी क्या कर रही, तब आप कांग्रेस क्या कर रही थी वहां, तब अखिलेश यादव बयान नहीं दे रहे थे वहां पर। संदेश खाली में जो महिलाओं का मान मर्दन हुआ है वो दुनिया देख रही है, इसका सबक, इस पाप का सबक टीएमसी और इनके साथी निश्चित रूप से जनता जवाब देकर इनको निपटाएगी। जो संदेश खाली इनको नहीं दिखाई दे रहा, आंख में पट्टी बांध ली। हम मणिपुर की बात करते हैं, जो समस्या कोई आज की नहीं, हिंदुस्तान में आपके भी शासन जमाने से चली आ रही मणिपुर समस्या सभी जानते हैं, और उसकी समस्या का समाधान कोई वहाँ पर बम और गोले चला कर नहीं चला जाएगा, हमारे ही नागरिक हैं, और उसको सीधे समाधान किया जाएगा, उस पर किया जा रहा है।
और आपको नहीं दिखता। और नक्सलवाद, नक्सली मारे गए, कल 29 मार दिए हम लोगों के यहाँ सेना के सुरक्षा बलों ने। सुरक्षा बलों का अपमान करते हुए आपके नेता उसको बलिदानी और शहीद बताने का काम कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि आतंकवाद की पोषक है इंडी गठबंधन। आतंकवाद को फिर से देश में हावी होना देना चाहते हैं। जगह जगह बम फटे, जगह जगह फिर से बोर्ड लग जाए, देख लीजिए बस्ता सामान देख लीजिएगा, बम ना फट जाए। बस के सीट के नीचे देख लेना, रेलवे स्टेशन में देख लेना, चीजें ना छुइए। आतंकवाद, मंदिरों पे हमले, यही आप फिर से वापस लाने की बात सोच रहे हैं। और इसी की पोषक है ये पार्टियां। इसीलिए जनता इनकी तरफ देखने वाली नहीं है। इनको उस तरह से वोट की चोट से बाहर करेगी कि अगले 10-20 साल आप उठने वाले नहीं है। आतंकवाद को फिर से इस देश में हावी नहीं होने देना। बंबई में हमला करके आतंकवादी अंदर तक आ गए पाकिस्तान से। आपको मनमोहन सिंह मौन बैठे रहे, सेना परमिशन मांगती रही, आपने इजाजत नहीं दी एक गोली चलाने की। और हमारे यहाँ उन्होंने हमला किया था, मोदी ने एयर स्ट्राइक भी करी और सर्जिकल स्ट्राइक भी करी और हजारों आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। और हमारा कैप्टन वहाँ पायलट वहाँ पर गिर गया था और वहाँ से 24 घंटे के अंदर वापस आया। ये है देश की ताकत और जनता इस पे गौरव करती है। आपको गर्व नहीं होता। आपके जमाने में सर कटते थे सैनिकों के और कट के चले जाते थे, मौन देखते रहते थे मौन मनमोहन सिंह और आपकी सरकार। ऐसी सरकार को जनता कभी बनाएगी? अब बैठ के जुड़ करके सिर्फ निहित स्वार्थों के लिए, पहले मैंने कहा इंडिविजुअल स्वार्थ, अपने अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का स्वार्थ, किसी तरह धोखे से बिल्ली भाग छीका टूट जाए और हम बैठ जाएं तो फिर जनता का रंदन करने लगे और आतंकवाद को पालने लगे। जब जब कांग्रेस मजबूती में बात पूरी करता हूं, जब जब कांग्रेस मजबूती, जनता जानती पाकिस्तान मजबूत होता है, चाइना मजबूत होता है। और जब जब कांग्रेस कमजोर होती है, पाकिस्तान की क्या दशा दुर्दशा है। जनता ने 10 साल बिना युद्ध लड़े उसको इस काबिल बना दिया, 10 युद्ध के बराबर उसको खराब कर दिया हमारे मोदी जी ने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चलता रहेगा, क्योंकि हर एक को लगता है कि हमारा जो कपड़ा है, जो हमारा कॉलर है वो सफ़ेद ज़्यादा है, जो बिल्कुल रंग सफ़ेद ज़्यादा है और बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है। तो ये तो जनता बताएगी, ये तो जनता बताएगी जब जनता आएगी और जनता अपना वोट डालेगी। वो तो 4 जून को पता चल जाएगा कि जनता के मन में क्या है। फिलहाल आज की चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी आपका, सलूजा जी आपका और बंटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके का माहौल है देश में और